हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में देखा था। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था जहाँ वहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखा था। उसमें हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट इज अ रियल नंबर एसोसिएटेड विथ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर नंबर होगा, रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने माइनस को फैक्टर्स भी देखा था। हमने कहा था अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है देन द ऑर्डर ऑफ इट्स माइनर इज 2 क्रॉस 2। कैसे निकालते थे? जिस एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकालते थे उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम्स को बंद कर देते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी की टोटल क्वेश्चंस बनाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लास 10th तक हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are vertices of triangle, then area of ट्रायंगल इज। अगर हम टिल क्लास 10th का बात करें तो 10th तक हमने बताया था एरिया इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ x1 था, फिर यहाँ लिखे थे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10 तक। सिंपल साइक्लिक था 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये हम लोग क्लास 10 तक पढ़ा था। अगर हम आते क्लास 11 में, क्लास 12 में, तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो कैसे? जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस है a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। तो अगर मैं कहूँ विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हाउ कैन फाइंड द एरिया, तो एरिया सिंपल से लिखना 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, बट हाँ क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है तो यहाँ पे एक छोटा सा मॉड का साइन दे दो। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे दो लाइन क्यों खींचे। ये जो बाहर में छोटा लाइन है वो आपको सिंबलाइज कर मॉड, बट ये जो बड़ा सा लाइन है इट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में एंड मॉड में हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अब तो यहाँ 3 वर्टिसेस है और सिंपल सा आप यहाँ लिख दो x1 y1, यहाँ लिख दो 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सिंपल, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बोलोगे ये कैसे आ गया? तो इसे एक्सपेंड कर देखते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा तो ये फॉर्मूला दोनों सेम आना चाहिए, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, हम लोग को एक्सपेंशन पता है। अगर मैं लिखूंगा x1 तो हमने क्या करना होगा, इस रो कॉलम को बंद करेंगे, हमने इस दोनों को मतलब कि मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मींस y2 माइनस y3 into 1 y3, क्योंकि अगर हमने x1 लिया तो इसे बंद कर देंगे। अगर हम x2 लेंगे, माइनस x2 हमने बताया था प्लस माइनस प्लस बोलते जाता है। क्यों? ये डिपेंड करता था कोफैक्टर्स पे। तो x2 बात करते हैं, x2 लेंगे तो हम इसे बंद कर देंगे। तो क्या लिखेंगे ऐसे y1 माइनस y3, तो इसे मैं हटाता हूं, प्लस x3 में आते हैं। x3 का बात करोगे तो फिर से जिस एलिमेंट करोगे इसके रो कॉलम को बंद, तो ये हम इसे एक्सपेंड करेंगे। दैट मींस y1 माइनस y2। अब देखो तो ये दोनों सेम है। मे बी आपको लग रहा होगा कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बट ये सेम है। कैसे? मैं कहूँगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, माइनस कॉमन निकाल दो, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो दोनों सेम आ गया ना। दैट मीन्स अगर हमने एरिया निकालना हो तो हम इजीली इससे निकाल सकते हैं। हम लोग को इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। याद है बहुत अच्छी बात है, बट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल से और क्या क्या निकल सकता है? हम लोगों ने क्लास 10 में भी देखा था कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तब क्या होता था। जैसे कि मानो यहाँ a है x1 y1, अगर एरिया 0 हो तब क्या होगा? जैसे देखो
कोई ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली ये वर्टिसेस ऊपर होगा। अगर मैं इस वर्टिसेस को छोटा कर दूं कि ए यहाँ आ जाएगा, मींस एरिया छोटा हो जाएगा। इसे और छोटा कर देते हैं, एरिया और छोटा, इसे और छोटा कर देते हैं, एरिया और छोटा करते करते मान लो इस पॉइंट को मैं यहीं पे लेके आ जाऊँ, तब क्या होगा, जो अभी तक ऐसा बन रहा था ट्राइंगल, ठीक है, मान लो नीचे में ऐसा लाइन है, ये ऐसा बन रहा था, अब ये नीचे करते करते क्या होगा, ये इसी के ऊपर ओवरलैप होगा, और जैसे ये पॉइंट यहाँ पर ओवरलैप हो गया तो ऑब्वियसली जो थोड़ा सा गैप था वो तो गैप रहा नहीं, और जब गैप नहीं रहा मतलब कि उसका एरिया क्या हो जाना है, 0। दैट मीन्स अगर कोई भी ट्राइंगल का एरिया 0 आता है, या सिंपल सा कोई भी 3 पॉइंट का एरिया 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो तीसरा पॉइंट है ऑब्वियसली इसी लाइन में है, मींस तीनों पॉइंट क्या है, वो कॉलिनियर है। क्योंकि अगर कॉलिनियर नहीं होता, मान लो ए बी सी, अगर ये कॉलिनियर नहीं होता तो ये पॉइंट पक्का इसके ऊपर होता, बट ये कॉलिनियर है तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। मींस अगर कोई भी 3 पॉइंट दिया हुआ है और आपको बोलते हैं कि प्रूफ दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो सॉरी प्रूफ दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो क्या कर देना हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 बना देना। इसका बहुत सारा यूज हो सकता है, एक बहुत सारी 2 यूज बोल सकते हो। एक तो कर सकता है कि 3 पॉइंट दे देगा, कहेगा कि बताओ इसका एरिया कितना है, चलो ठीक है एरिया आ सकता है। अगर एरिया 0 आता है या बोल देगा 3 पॉइंट, कहेगा कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो कॉलिनियर में क्या करोगे, सिंपल सा हमें एरिया ही निकालना है, बस एक एरिया क्या आ जाना चाहिए 0। अगर 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे वो कॉलिनियर नहीं है, वो ट्रायंगल बनाएगा। एक और आता है, मैं उसमें बाद में आऊंगा। फर्स्ट आते हैं कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी। कॉलिनियरिटी मींस 3 पॉइंट्स लाइज इन सेम लाइन, मतलब कि यहाँ है A, यहाँ B, यहाँ C, इट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी क्या हो जाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 0, दैट मींस 1/2 x1 y1 0 x2 y2 0 x3 y3 0 सॉरी 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो 1/2 उधर हटा देते हैं तो ये आ जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये सिंपल हो जाएगा 0। दूसरा चीज एक और हो सकता है कि एक तो हो गया कि प्रूफ करने के इसका कि प्रूफ करोगे कॉलिनियर, दूसरा हो सकता है कि दे देगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस वन, देन फाइंड एनी कांस्टेंट, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स के जगह पे कुछ पॉइंट दे सकता है, मानो कि लैम्डा कुछ भी, कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो बताओ वो कांस्टेंट का वैल्यू कैसा आएगा। तो वो क्वेश्चन में भी बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, मतलब इसी लेक्चर में। नेक्स्ट आ सकता है, एक तो आपका एप्लीकेशन ये हो गया कि आप कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हो, दूसरा एप्लीकेशन ये हो सकता है कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हो। क्लास 11 में एक चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बाद में देखेंगे, तो उसमें एक आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना। ऐसे क्लास 10 में भी आप देखे होंगे कि एनी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का, वो क्या बताएगा, वो बताएगा स्ट्रेट लाइन। अगर 3 वेरिएबल में आ जाए लीनियर इक्वेशन तो 3 डायमेंशनल हो जाता है, बट वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब इसमें आते हैं, मानो यहाँ 2 पॉइंट है A x1 y1, दूसरा पॉइंट है B x2 y2, कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। पर तब एक चीज याद रखना बेटा आप लोग कि कभी भी इक्वेशन बिना वेरिएबल्स का आप फाइंड नहीं कर सकते हो, तो हम मान लेंगे लेट पॉइंट P x1 y1 सॉरी xy लाइज ऑन AB। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो कि AB में लाई करता है। अब देखो, जैसे ही P AB में लाई करेगी, मींस क्या कि A P B तीनों कॉलिनियर हो गया। अभी तक 2 ही पॉइंट दिया था, हमने एक पॉइंट एज्यूम किया P, हमने मान लिया कि ये AB मतलब इसी लाइन पे है, और जब इसी लाइन पे है मींस तीनों पॉइंट क्या हो जाना है, कॉलिनियर है। और जैसे ही 3 पॉइंट कॉलिनियर आएगा तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालोगे आप, इसको बोल सकते हो आप एरिया ऑफ
triangle APB equals to 0. That means 1/2 x1 या सिंपल x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 equals to 0. या सिंपली हम बोल सकते हैं therefore 1/2 हटा दो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन equals to x y1 x1 y1 1 x2 y2 1. ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. आप सिंपली निकाल सकते हो. बाकी तो हमारा क्या है x y तो आपने एज्यूम किया है और x1 y1 और x2 y2 आपका गिवन होगा. ये कोई कंपलसरी नहीं कि मैं x y को यहीं पर लिखूं. आप इसमें x1 y1 को ऊपर लिख सकते हो. तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे. ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू तो सेम आता है बट नेगेटिव साइन आता है. मींस अगर हम इसको ऊपर नीचे कर भी देंगे ना माइनस साइन आएगा. माइनस साइन आ भी जाए बट इस साइड तो आपका जीरो है इसलिए वो जाके क्या हो जाना है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. चलो नेक्स्ट. इसमें हमारा एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के साथ ही आपको बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके कि आपको 3 पॉइंट दे देगा. बोलेगा बताओ एरिया क्या आएगा या प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर या कि पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द कांस्टेंट या फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो हमारा है हमने एक्सरसाइज 4.2 तक सॉल्व कर दिया था. नेक्स्ट कम ऑन एक्सरसाइज 4.3. एक्सरसाइज 4.3 ये सिंपल सा एक्सपेंशन ही है. सीख दिया हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. 3 केसेस है. एक में पॉइंट है 1 0, दूसरा में है 6 0 एंड थर्ड इज 4 3. 3 पॉइंट्स. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ. उसके बाद क्या करना है हमने पहले कोऑर्डिनेट लिखना है. मतलब मैंने क्या कहा था एरिया का अगर लिखोगे आप एरिया में लिखोगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और एक छोटा सा मॉडुलस का साइन. यहाँ पर जाना 1 0 1 6 0 1 4 3 1 मीन्स कोऑर्डिनेट लिखो 1 0 6 0 4 3. एंड क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है इसलिए आप यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा दो एंड आप सिंपली एक्सपेंड. तो हम चाहें तो सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं. हमने बताया था जब कोफैक्टर्स बता रहे थे कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं. तो चलो ओके. तो फर्स्ट तो इसी के रिस्पेक्ट करते हैं. 1 अगर एक्सपेंड होती ना लगाइए दैट इज 0 -3 -0. इससे आप करोगे तो 6 -4 +1 18 -0. एक्सपेंशन आपको ध्यान से देखनी है. मैंने कहा 6 1 को दिया मैंने इसे 1 into 1 minus 1 into 0 minus 3. फिर हमने किया 0 तो 0 क्या किसे बंद हो जाएगा. तो 6 into 1 minus 4 into 1 plus 1 18 minus 0 it is 1/2 minus 3. ये तो क्या 0 हो जाना कि 0 into anything plus 18 that is 1/2 18 minus 3 15. that means 15/2 square units. सिंपल सी है. मतलब 3 कोऑर्डिनेट दे देना है और वो आपको सिंपल उसमें एक्सपेंड कर देना है. तो ये हम लोग दोनों बना देंगे. इसमें बी और सी भी यही है. सिंपल सा हमने कोऑर्डिनेट पुट कर देना है और उससे हम लोग इजीली सॉल्व कर देंगे. हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स a comma b plus c b comma c plus a and c comma a plus b are कोलिनियर. तो फिर से वही फंडा. अगर कोई भी
तीन पॉइंट कॉलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाना है 0। मतलब कि सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया हो जाना 1/2। फर्स्ट लिखो यहाँ पे a b प्लस c और यहाँ लिखो 1, देन b c प्लस a 1, देन c a प्लस b। यहाँ पे एक मॉड का साइन। अगर कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन कि एक्सपेंड करो तो डायरेक्ट, दूसरा ऑप्शन तो वर्टिस लगा के एक्सपेंड करो, तीसरा ऑप्शन कि अगर हमने 0 ही करना है और कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा तो एरिया ऑफ तो आपका जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आएगा ऑब्वियसली। यहाँ देखो, अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं, जो प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, अगर मैं कह दूं यहाँ पे C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, कितना आ जाएगा 1/2। इट इज A B C, यहाँ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, 1 1 1 and then 1/2 take A plus B plus C common, means A B C 1 1 1 1 1 1। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 0। एंड व्हेन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 2 या 4 मार्क्स में आ सकता है, तो हमें इस पे ध्यान थोड़ा देना होगा। और क्योंकि इजी है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट क्योंकि एक इजी चैप्टर में आता है तो हम लोग इसमें कमांड कर सकते हैं। बट हाँ, कोई भी चीज इजी तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of triangle equals to 4 square, area of triangle दिया 4 square units and vertices are, दो केस है, एक मैं बनाऊंगा एक आप बनाओगे, k0 4 0 0 2 एंड सेकंड दिया हुआ आपका -2 0 0 4 0 k। इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी है एंड एरिया दिया हुआ 4। तो मैं इसे बनाता हूं क्योंकि एरिया दिया हुआ, ये थोड़ा ध्यान से देखना, एरिया इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो 4 ही लिखता हूं मैं। तो एरिया मींस 1/2, इट इज k 0 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल्स टू 4। बट यहाँ पे हमें एक मॉड भी देना होगा। ओके, नेक्स्ट, अब ये हम चाहे तो 2 को तो लेके जा ही सकते हैं और इसे एक्सपेंड करते हैं, दैट इज k इंटू, ये कितना है बता दो तो 0 -2 -4 इंटू 0 0 -2, यहाँ देखो इट इज 0 -2 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 8। मैंने कहा k पर 0 -2 फिर 4 0 -2 and it is 0 into anything, then it is -2k plus 8 equals to 8, -2k plus 8 equals to 8। अब यहाँ पे है मॉड। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिंपल सा मॉड हटा देते हैं, बट आप जैसे ही मॉडल्स का साइन हटाओगे तो आप प्लस माइनस दोनों आएगा। मतलब कि यहाँ पे आप जो मॉड हटाओगे तो आपका आएगा -2k plus 8 equals to plus minus 8। तो यहाँ पे k का दो वैल्यू आना है। अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं, सिर्फ प्लस 8 लिखे वो कैंसिल कर देंगे, बट वो नहीं है। तो -2k plus 8 equals to 8 और दूसरा आना है -2k plus 8 equals to -8। 8 कैंसिल आउट, -2k equals to 0, then k equals to 0। फर्स्ट -2k equals to -16, तो k equals to 8। यहाँ 2 आ गया। अगर आप सिंपल सा सिर्फ मॉड टाइप प्लस लिखते तो आपका सिर्फ एक वैल्यू आता, बट क्योंकि मॉड था और जैसे ही आप मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों आनी है, क्योंकि 2 केसेस हो जाती है उसमें मॉडल्स में। इसलिए आपका 2 सॉल्यूशन आएगा और इस चीज पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए ये छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज था और इसमें भी आप वैसे निकालना, यहाँ पे प्लस 8 जाए, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस ही आ जाना है। बस दिमाग में ये रखना कि जैसे ही मॉड हटेगा
तो वहां प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 and 3 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 and 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो फिर से हम वही आते हैं कि अगर डिटरमिनेंट से एरिया आप इक्वेशन निकालना है तो आपको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है ए, ये इट इज बी। मान लो इट इज पॉइंट ए 1 2, इट इज पॉइंट बी 3 6, यहाँ पॉइंट पी एक्स वाई। मैं बोलूंगा लेट पी एक्स वाई लाइज ऑन ए बी, सो ए पी बी आर क्या होना है, कोऑर्डिनेट। सो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 1 या सो यहाँ पर जो एक्स वाई लिखते हैं एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्सपेंड कर दो इसे x इंटू ये इसे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 6 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 6 माइनस मीन्स x 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6। दैट मीन्स माइनस 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। और ये क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। और ऐसे में क्या जानते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये पास करेगा ऑरिजिन से। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है, बट कांस्टेंट नहीं है। और जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है वो कहाँ से पास करता है, ऑरिजिन से। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें एक और है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, वो भी सेम है, वो हम लोग देख लेंगे। एंड फिर से मेरे प्यारे बच्चों, जितना पॉसिबल हो सके आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको कमांड आएगा अपने चैप्टर्स पे, और कॉन्फिडेंस आपका अल्टीमेटली बिल्डअप होनी है। देखो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ये MCQ है। एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर 2 minus 6 5 4 and k 4। then we have to find k। सेम अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप बोल सकते हो 1 by 2 2 minus 6 1 5 4 1 k 4 1 equals to 35। ये हम और एंड देन जो एक्सपेंड करते हैं मॉड 2 ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस k माइनस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 70। और इसको लिखने के बाद चेक पक्का कर देना। से 2 इंटू ये 4 माइनस 4 फिर 5 इंटू माइनस 6 माइनस 4 प्लस 4 k इंटू माइनस 6 माइनस 4। That means 0 minus 5 into minus 10 plus k into minus 10 equals to 70। means 50 minus 10k equals to 70। but still यहाँ मॉड है, और मॉड है तो आप मॉड हटाओगे तो यहाँ हो जाना है 50 minus 10k equals to plus minus 70। that means 50 minus 10k equals to 70 और इधर हो जाएगा 50 minus 10k equals to minus 70। that means it is minus 20 equals to 10k, then k equals to minus 2 और 120 equals to 10k, then 12 equals to k।
मीन्स इस टाइप का आपका जो क्वेश्चन आए के फाइंड करने का, अगर एरिया दिया हुआ है तो उसमें के का 2 वैल्यू आना है, बट वही कॉलिनियर दिया होगा तो के का एक ही वैल्यू आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें बना देना है। ये था आपका एक्सरसाइज 4.3। हमने डिटरमिनेंट के फर्स्ट लेक्चर में ही बात किया था माइनस एंड कोफैक्टर्स का। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। और बाय द वे मैं रिवाइज तो कर दूंगा, बट इसके लिए आप प्लीज अपना हमारा जो लेक्चर 1 है उसे आप ध्यान से देखना। ठीक, देखो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है a इक्वल्स टू चलो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमारा एक डिटरमिनेंट है। तो हम लोगों ने माइनर कैसे निकाला था? माइनस हमने निकाला था m11, कहा था कि m11 कैसे निकालोगे, तो अगर m11 निकालोगे तो जो एलिमेंट है तो a11, इसके रो एंड कॉलम को आप बंद कर दो, मींस आपका ये आ जाएगा, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ये आ जाएगा a22 a23 a32 a33। अगर इसे मैं बंद कर दूं तो ये आपका 4 एलिमेंट्स। देखो अभी इसका ऑर्डर है 3 into 3, जब हम माइनर निकाल रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या आ गया 2 into 2, क्योंकि हम लोग एक रो और कॉलम बंद कर दे रहे हैं तो इसलिए इसका ऑर्डर एक कम हो जाना है। मींस अगर कोई डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर n है तो उसका माइनर का जो ऑर्डर हो जाएगा n-1। उसी टाइप से m12 कैसे निकालोगे, तो फिर से मैं इसे दूंगा तो मैं इसे बंद कर दूंगा, तो ये आ जाएगा a21 a23 a31 a33। इसी टाइप से एंड सो ऑन आप निकालते हैं, है कि नहीं? उस टाइप से a13 निकालोगे तो आप इसे बंद कर दोगे एंड सो ऑन। इसी टाइप से आपका हर एक एलिमेंट का माइनस कैलकुलेट हो जाना है। नेक्स्ट आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या था? मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम लोगों ने माइनस एंड कोफैक्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन आवर लेक्चर 1, तो उसे आपको ध्यान से देखना है। देखो कोफैक्टर्स में क्या करना था, कोफैक्टर्स हमने फॉर्मूला बनाया था aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू mij। सिंपल सी बात थी। जैसे मैं कहूँ c11 तो कितना हो जाना है -1 पावर 1 प्लस 1 एंड m11 मीन्स पॉजिटिव ऑफ m11 मीन्स यही हो जाना है। c12 कितना हो जाना है -1 पावर 1 प्लस 2 इंटू m12 मीन्स माइनस ऑफ m12 एंड सो ऑन। इसीलिए आप जब एक्सपेंड करते हो डिटरमिनेंट तो यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमने बताया था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा होता है, कैसे निकालते हो आप अगर एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तब आपका जो डिटरमिनेंट आएगा, तब जो आएगा वो आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा। मतलब ये a11 c या ऐसे जो कैपिटल बोलते हैं a11 प्लस a12 कैपिटल a12 प्लस a13 a मींस देखो एलिमेंट है a11 तो उसी का कोफैक्टर a11 12 उसी कोफैक्टर a13 उसी कोफैक्टर। अब किसी भी रो कॉलम, अगर मैं सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करूं तो a12 प्लस a22 प्लस a32 a32, मतलब कि इसके हेल्प से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंगली आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। ये तो था आपका वैल्यू डिटरमिनेंट। इसमें हमने बताया था कि अगर डिटरमिनेंट से किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा 0। मतलब कि अगर मैं कहूं कि a11 फर्स्ट का एलिमेंट और उसको मैं a21 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं प्लस a12 इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से a22 प्लस a13 a23 देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। ये हर एक सिर्फ काम आएगा। सिर्फ मान लो मैं कहता हूं a12 उसके a11 प्लस a22 a21 प्लस a32 a31 मींस मैंने इस कॉलम के एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तब आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा 0। सिंपल तो बटी है।
कि एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बट वही एलिमेंट को किसी दूसरे के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तब आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाना है 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और क्योंकि हमें 1 मार्क्स क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करनी है तो आपको ये सब छोटी छोटी बातें होती है उसको ध्यान में रखना है, मीन्स आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, तभी आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट किए तो बाकी क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, अधिकतर बच्चों जो होते हैं ना बच्चे, वो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन या MCQ में ही बहुत ज़्यादा अटकते हैं। हम लोगों को उस पर ज़्यादा कमांड करना है और उस पर कमांड कैसे करना है, बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैंने बताई, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज उसे याद रखनी है। जैसे कि देखो एक्सरसाइज 4.4, इसमें कहना है कि फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। एक मान लो सेकंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक डिटरमिनेंट है A C B D, मानो मैं ऐसे बोलता हूँ तो माइनस हम करते क्या थे, अगर मैं कहूँ माइनस का तो M11 माइनस कैसे निकालोगे, अगर M11 ये एलिमेंट हुआ, इस एलिमेंट को लेंगे तो इसके रो एंड कॉलम को बंद कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे सिंपल D। उस टाइप से M12 मींस एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, मींस C के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे, इट इज B। M21 इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसे बंद कर देंगे, इट इज C। M22 इसे बंद कर दो, इट इज A। एक सजेशन मेरा है, किसी की मान लो 4 एलिमेंट क्वेश्चन है तो ये ऐसा करना M11 12 जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है फर्स्ट में लिखना, सेकंड रो का एलिमेंट है सेकंड में, ताकि हमें देखने में इजी पड़े और जो टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं आपका उन्हें भी इजी पड़े। अगर मैं बात करता हूँ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, Cij या कैपिटल A लिखते हैं, Aij इक्वल्स टू -1 टू पावर I प्लस j इंटू Mij, मीन्स A11 का हम बात करेंगे, A11 क्या कितना आ जाना है, -1 पावर 1 प्लस 1 D, मीन्स सिंपल D। A12 -1 पावर 1 प्लस 2 इंटू B, दैट मीन्स माइनस B। इस टाइप से M21 कहोगे तो फिर से -1 पावर 2 प्लस 1 C मीन्स माइनस C। M22 इक्वल्स टू -1 पावर 2 प्लस 2 इक्वल इंटू A, दैट मीन्स ये कोई कंपलसरी नहीं कि ये जो टर्म है -1 टू पावर वो आपको हमेशा लिखना ही है, बस ये समझ लो कि 1 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, 2 में भी यही करना है कि आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स को लिख देना, एंड आई थिंक कोफैक्टर हम लोग इजीली लिख सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि कोफैक्टर्स की बात आ रही है तो उस समय हम लोगों को उसको बनाने के पहले आप लेक्चर 1 को फिर से ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया है एक्सपेरिमेंट मतलब कि समझाने का आपको, तो 2 भी आप बना लोगे मुझे पता है। क्वेश्चन 3 में उसी का यूज, इसे मैं 3 बना देता हूँ, बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल्स टू 5 3 8 2 0 1 1 2 3। हमने इसे एक्सपेंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड रो, तो देखो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड एक्सपेंड करना है, तो हमने यही कहा कि अगर हम सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें क्या होना चाहिए, डेल्टा इक्वल्स टू, हम बात करेंगे A21 तो इसका A21 प्लस A22 प्लस A23 A, मीन्स जिस रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना है हमने। जैसे कि देखो ये कौन सा एलिमेंट है A21, तो हम बात करते हैं A21 कितना आ जाना है, कोफैक्टर का डेफिनेशन देखा जाए तो -1 का पावर 2 प्लस 1, इसका कोफैक्टर कितना आएगा, इसे आप बंद कर दोगे, मीन्स आएगा 3 8 2 3,
दैट मीन्स देखो तो कितना माइनस 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 दैट इज 7 माइनस 1 प्लस 821 822 इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करोगे मीन्स माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2 इसका एलिमेंट्स इसे बंद कर देना है हमने, इसे बंद कर देना है हमने, मीन्स आ जाना है 5 8 1 3 दैट मीन्स 15 minus 8 again it is 7 चलो ओके आते हैं नेक्स्ट A 2 3 कि देखो ये 2 2 2 1 है 2 2 ये 2 3 2 3 का बात करेंगे तो फिर से माइनस 1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू अब हमने ये खत्म कर देना है, अब हमने इसे बंद कर देना है, तो ये बंद हुआ कौन बचेगा, ये बचेगा 5 3 1 2 दैट मीन्स माइनस ऑफ 10 माइनस 3 माइनस 7, तो जो आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा, मैं फिर से बात करता हूं मैं इसे, आप इसके हिसाब से ये फॉर्मूला लिख सकते हो उसमें 821 कैपिटल 821 मीन्स 821 है बेटा आपका 2 और इसका कोफैक्टर 7 प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर 7 प्लस 1 इंटू इसका कोफैक्टर माइनस 7। कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है आपको, तो ये हो गया 14 प्लस 0 माइनस 7 इक्वल्स टू 7, सिंपल। अगर सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में खाता तो इसको हम इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब सिंपल सा है कि हम लोग को कोफैक्टर्स को फिर से निकालना सीखना है, और फिर से निकालने सीखने के लिए आप कर सकते हो कि हमारा जो लेक्चर 1 है उसे आप फिर से देखना। ऐसे लेक्चर 1 का ऊपर में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे देखना, ये एक साइन होगा ऐसा, ठीक है, तो आप उसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे लेक्चर 1 का लिंक आपको आ जाएगा। तो सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेंड करना है, फंडा सेम है, एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दोगे, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, where capital Aij is the cofactor of small aij, then find the value of determinant। तो फिर से वही चीज कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कब आएगा, जब एलिमेंट को उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। जो ऑप्शंस देखते हैं, a11 इंटू a31 तो नहीं होना है, a11 a11 a12 ये सके b भी नहीं होना है, c भी नहीं होना है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा डी का ऑप्शन दिया हुआ देख लो, a11 प्लस a21 प्लस a31 ये ऑप्शन डी है, आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यही आना है, क्योंकि हमने बार बार कहना है कि एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट स्मॉल यूज, क्योंकि जो बड़ा यूज है वो तो बाद में हमने करना है जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाएंगे। उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। जस्ट इस लेक्चर के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे वहाँ भी माइनस एंड कोफैक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले इस लेक्चर में भी आप लेक्चर 1 ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें हमारा माइनस कोफैक्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इस जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा उसमें भी आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स की ही यूज होनी है, क्योंकि जब एडजॉइंट निकालोगे आप तो उसमें टोटल कोफैक्टर्स ही हैं, ओके। और तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।